हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और पॉलिटी क्वेश्चंस जो किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। और हमारे नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। ओके, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, a geographical region that has a separate but similar ecosystem characterized by a distinct climate is called। अब सबसे पहले मैं अगर ऑप्शन को देखूं तो ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखो, दैट इज ऑर्गेनिज्म। क्या इकोसिस्टम के बारे में, ऑर्गेनिज्म जीव के बारे में कुछ बात हो रही है? तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं बायोस्फीयर के बारे में तो आपको बायोस्फीयर के बारे में पता है कि अगर हम लोग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को मिला दें तो वो बनता है हमारा बायोस्फीयर। ओके, लिथोस मीन्स होता है लैंड, हाइड्रो वाटर और एटमॉस मीन एयर। ये तीनों अगर मिल जाए तो बायोस्फीयर बनता है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। अब अगर हम बात करें इकोसिस्टम और बायोम की तो दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। अब देखो, इसमें तो बोल दिया है कि आपको एक ऐसा रीजन जिसका सिमिलर इकोसिस्टम है और डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। तो भाई इकोसिस्टम के बारे में तो बात ही कर लिया है, तो इकोसिस्टम तो होगा ही नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इज बायोम। लेकिन मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूं इकोसिस्टम और हमारे बायोम के बीच में। तो इकोसिस्टम होता है एक ऐसा कम्युनिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का, जब दोनों आपस में मिलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जब आपस में मिलते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। अब भाई इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और इकोसिस्टम हमारे द्वारा आर्टिफिशियली मेड भी हो सकता है। तो आप बोलोगे नेचुरल क्या होता है और आर्टिफिशियल क्या होता है? तो वही नेचुरल में आपको जितने भी आप देख सकते हो, फॉरेस्ट हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये सब क्या हो गया आपका नेचुरल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल क्या होगा? जैसे कि अगर आपने खुद एक क्रॉप फील्ड बनाया है तो ये क्या होगा? इसमें भी आपको लिविंग थिंग्स है, क्रॉप, नॉन लिविंग थिंग्स है, सॉइल, और आपस में इंटरेक्शन हो रहा है इसका। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे भी हम लोग इकोसिस्टम ही कहेंगे। नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल तो आपको फॉरेस्ट है ही आपका इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और बहुत ही ज्यादा आपको लार्ज भी हो सकता है। जैसे छोटे में अगर पूल देख लिया जाए तो वो एक छोटा है, और अगर लार्ज में देखा जाए तो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम जो कि लार्ज एरिया में आता है। तो इसे हम लोग इसको कहते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब बायोम के बारे में अगर बात करें तो भाई बायोम में क्या होता है? एक लार्ज एरिया होता है लैंड का जिसमें सिमिलर टाइप के वेजिटेशन हो और सिमिलर टाइप का क्लाइमेट हो, उस एरिया को हम लोग बायोम कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं बायोम की, तो अगर आप डेजर्ट बायोम में जाओ, ग्रास लैंड में जाओ, है कि नहीं, या टुंड्रा, ये सब क्या हो गया? ये सब आपका बायोम में कैटेगरी में आता है। कि डेजर्ट क्या है? डेजर्ट का आपको सिमिलर इकोसिस्टम है और क्लाइमेट उसका एक अलग ही क्लाइमेट है, उसका डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है उसके लिए। ग्रासलैंड में अलग क्लाइमेट होगा, टुंड्रा में अलग क्लाइमेट होगा। मींस इकोसिस्टम सिमिलर है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा बायोम। ओके, इस क्वेश्चन से आप कुछ और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में अगर बात किया जाए तो इकोसिस्टम का टर्म आपको किसने दिया है? तो ये दिया है आपको टैंसले ने। किसने दिया है आपको इकोसिस्टम का टर्म? टैंसले ने। और मैं अगर बात करूं इकोलॉजी, इकोलॉजी का टर्म किसने दिया है? इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी का आपको टर्म दिया है अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल। तो ये एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। और सर इकोलॉजी का टर्म अर्नस्ट हैकल ने 1860 में दिया था। ओके, ये कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार कैसियोपिया ये एक कॉन्स्टिलेशन है। अब कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स।
ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ओके, अब ये जो आपका कैसोपिया है ये नॉर्दर्न स्काई में दिखाई देता है आपको, और इसमें कितने ब्राइट स्टार्स होते हैं? अब ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चन है और काफी कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो कैसोपिया में आपको टोटल नंबर ऑफ स्टार्स 5 होते हैं। ओके, कैसोपिया में टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इसका अगर मैं शेप की बात करूं तो ये डब्ल्यू शेप का। ओके, किस शेप का होता है? ये डब्ल्यू शेप का होता है। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग कुछ और कॉन्स्टलेशन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन है, तो एक होता है आपको ओरियन। ठीक है, ओरियन को हम लोग कहते हैं हंटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हंटर कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं। और इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार है आपका, ओके, ब्राइटेस्ट जो स्टार है जिसका नाम है रीगल। ओके, अगर कोई पूछे आपसे कि ब्राइटेस्ट स्टार क्या है तो उसका आंसर है रीगल। तो ये आपको ओरियन कॉन्स्टलेशन में मिलता है। उसके उसके अलावा अगर, अच्छा सॉरी, ब्राइटेस्ट स्टार ओरियन का क्या है? रीगल है। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए आपको ब्राइटेस्ट स्टार, तो ओवरऑल में आपका आंसर होता है सीरियस। ओके, सीरियस जो कि किस कॉन्स्टलेशन में आपको है? जो कि आपको है कैनिस मेजर में है। कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन में आपको सीरियस आता है, जो कि ओवरऑल ब्राइटेस्ट स्टार है। और अगर ओरियन की बात किया जाए, उसका ब्राइटेस्ट स्टार की बात किया जाए, तो वो रीगल है। उसके अलावा एक और आप नाम सुनते होंगे जिसका नाम है उर्सा मेजर, है कि नहीं? उर्सा मेजर। अब उर्सा मेजर में कितने स्टार्स होते हैं? तो 7 स्टार्स होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बियर भी, बिग डिपर भी, और सप्तऋषि भी। तो ये आपको है इस क्वेश्चन का डिटेल। ओके, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेज्ड लैंड एरिया ऑफ लैंड सबमर्ज्ड इन अ पर्टिकुलर रिवर और लेक कॉल्ड? अब ये क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। अगर आपको चारों ऑप्शंस के बारे में ना भी पता हो तो आप इसका आंसर दे सकते हो लेकिन अगर हल्का हल्का जानकारी है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। अब रिजर्वायर क्या होता है भाई? रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर तो हम लोग स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। वाटर को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए रिजर्वायर का यूज करेंगे हम लोग। अब एस्चुरी और डेल्टा, ये ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है। अगर मैं बात करूं एस्चुरी और डेल्टा के बारे में, तो एस्चुरी क्या होता है? एस्चुरी आपको होता है जहां पे रिवर मीट करता है क्या? ठीक है, रिवर आपको मीट करता है ओशन को या फिर लेक को, तो उसे हम लोग कहते हैं एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा, डेल्टा कहां पे होता है? माउथ ऑफ रिवर में होता है, रिवर के माउथ पे होता है। और याद रखिएगा डेल्टा का शेप आपको हमेशा ट्रायंगुलर शेप होता है। ट्रायंगुलर शेप आपको डेल्टा होता है। और ये एक्चुअली में रिवर जो सेडिमेंट लाता है उसे डिपॉजिट करता है, और ट्रायंगुलर एरिया में, लो लाइंग एरिया में, ट्रायंगुलर एरिया में आपको स्प्रेड करता है, उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। और एस्चुरी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन रिवर और जब ओशन जहां मिलता है उस जगह पे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं एस्चुरी। मेनली डेल्टा जो है वो सेडिमेंट के डिपोजिशन से होता है। ओके, अगर मैं बात करूं डेल्टा की, डेल्टा डिपोजिशन के कारण होता है सेडिमेंट की। ओके, अब तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वाटरशेड। वाटरशेड क्या है? वाटरशेड एक ऐसा एरिया है जहां पे सभी वाटर आकर के मिलते हैं। रेन वाटर हो, स्नो वाटर हो, ड्रेन करता है, एक कॉमन आउटलेट है, कॉमन आउटलेट है। तो ये पार्ट है ऊपर लैंड, एक रेज लैंड होता है जो कि जहां पे वाटर, रिवर, लेक सारा सारा सबमर्ज होता है, उसे हम लोग कहते हैं वाटरशेड। ओके, और अगर मैं बात करूं जैसे सपोज ये एक रिवर है, ये इतना एरिया पूरा रिवर का है, तो इस एरिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस एरिया को हम लोग कहते हैं कैचमेंट एरिया। ओके, कैचमेंट एरिया होता है रिवर का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपको साइंस रिलेटेड है क्वेश्चन। लैंथनाइड्स अलोंग विद 2 एलिमेंट्स दैट इज कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो क्या है आपको? ऑप्शन नंबर सी, यट्रियम एंड स्कैंडियम। ओके, यट्रियम एंड स्कैंडियम। नाउ moving to our next question, fifth number, when trapped water in an aquifer is surrounded by layers of impermeable rock or soil which exert positive pressure on water, it is known as। अब ये एक काफी हार्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किसी ने डिस्कस भी नहीं किया होगा, क्योंकि ये एसएससी में पहली बार आपको ये क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है मेनली। ठीक है, अब है क्या कि जब वाटर आपको ट्रैप होता है एक्विफर में, अब मैं आपको बताऊं एक्चुअली में एक्विफर क्या होता है। जब कोई आपको ग्राउंड में वाटर होता है और वो नीचे सीप कर जाता है, और सीप करता है और रॉक्स के बीच में
ठीक है, आपको रॉक्स के बीच में क्या होता है, वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप्ड वाटर बोलते हैं इसको हम लोग। एक्चुअली में क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक के बीच में क्या होता है, वो ट्रैप्ड हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एक्विफर कहते हैं। ओके, अब एक्विफर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपको एक्विफर कन्फाइंड और एक होता है आपको अनकन्फाइंड। ओके, तो दो तरह के आपको एक्विफर होते हैं, एक कन्फाइंड होते हैं, एक अनकन्फाइंड होते हैं। अब यहां बात कर रहा है विथ एक्सर्ट्स पॉजिटिव प्रेशर, तो भाई पॉजिटिव प्रेशर जो है वो आपको कौन एक्सर्ट करता है, आपको कन्फाइंड करता है, और अनकन्फाइंड करता है आपको नेगेटिव प्रेशर। ओके, ये दोनों का अलग अलग है, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड। अब कन्फाइंड जो है वो पॉजिटिव प्रेशर, और यहां पे एक एग्जांपल जो आर्टिशियन एक्विफर है, ये एक कन्फाइंड एक्विफर का एग्जांपल है, जो कि पॉजिटिव प्रेशर आपको एक्सर्ट कर रहा है किस पे, वाटर पे। ठीक है, अब जैसे कि कन्फाइंड क्या होता है, अगर मैं आपको डायग्राम के से समझाऊं तो समझो ये एक ग्राउंड लेवल है आपका, नीचे में एक और आपका लेवल है, और इसके नीचे एक और लेवल है। तो सपोज कि ये एक आपको लेवल है लैंड का, यहां पे अगर आपको वाटर स्टोर होता है, रीच कर रहा है, जो कि एक लेयर से आपको बंधा हुआ है, ऊपर का लेयर से डायरेक्ट लेयर आपको टच कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं अनकन्फाइंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनकन्फाइंड। और अगर ये पानी नीचे इधर अगर कन्फाइन हो गया है, अंदर एक और लेयर के अंदर चले गया है, तो उस वाले को हम लोग कहेंगे कन्फाइंड बोलेंगे, कन्फाइंड एक्विफर बोलेंगे। ओके, क्लियर है। ये एक काफी हार्ड क्वेश्चन है जिसे आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आगे जाकर के एक्विफर पे क्वेश्चन बने। ठीक है, तो हम लोग उसे अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ रिवर। अपर पार्ट ऑफ रिवर कौन सा आपको फॉर्म करता है। अब ऑप्शन है मियांडर, ऑक्सबो लेक्स, जॉर्जेस या फ्लड प्लेन्स। तो अगर मैं बात करूं आपको मियांडर्स की, तो मियांडर्स और फ्लड प्लेन्स ये दोनों जो हैं आपको मिडिल पाथ में, अगर मिडिल पार्ट में देखा जाए रिवर का, तो ये बनते हैं। ठीक है, और ऑक्सबो लेक्स भी आपको क्या बनते हैं, मिडिल पार्ट में बनते हैं मेनली। अब जॉर्जेस जो है, अब जॉर्जेस एक्चुअली में है क्या, अगर आपको हिल्स के बीच में, अगर दो हिल्स हैं उसके बीच में अगर एक नैरो पैसेज का से जाता है आपको रिवर स्टार्ट, जहां से रिवर स्टार्ट होता है उसका स्ट्रीम जो स्टार्ट होता है, और वो दो पहाड़ के बीच में, दो हिल्स के बीच में अगर जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको जॉर्जेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे हम लोग, जॉर्जेस बोलेंगे। ओके, तो इसका आंसर वही है कि जनरली फ्रॉम द अपर पार्ट, और वो क्या होगा, वो पहला पार्ट जो अपर पार्ट है आपको रिवर का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपको जॉर्जेस बोलेंगे। ओके, अब मियांडर्स क्या होते हैं, सपोज कि रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, और रिवर जो है कर्व हो गया, फिर कर्व होके फिर इधर ऐसे कर्व हो गया, मीन्स कर्व पार्ट में अगर चल रहा है, कर्व पार्ट में चल रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसे हम लोग बोलेंगे मियांडर्स। ओके, इसे क्या बोलेंगे, मियांडरिंग कर रहा है। ओके, मियांडर्स बोलेंगे। और इसी से होते हुए अगर एक बार ऐसा हुआ कि एक बार आपको रिवर गया, और रिवर ऐसे जा रहा है आपको, और एक अब ये हिस्सा जो है अलग हो गया, और रिवर ने अपना कोर्स को चेंज कर लिया, और रिवर स्ट्रेट ही जा रहा है आपको, तो ये जो हिस्सा अलग हो गया, तो वो एक लेक का फॉर्म करेगा, एक क्रिसेंट शेप का लेक का फॉर्म करेगा। इस क्रिसेंट शेप के लेक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सबो लेक का, आपको है बेस्ट एग्जांपल है कवरताल। कवरताल जो कि आपको बिहार में है। ओके, जो कि एक वेटलैंड में भी, रामसर कन्वेंशन में भी आपको ऐड है। ओके, तो ये इसका एग्जांपल, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉर्जेस। नाउ अकॉर्डिंग टू कोपन्स क्लाइमेट, कोपन्स क्लाइमेट पे एक क्वेश्चंस आपको सीजीएल मेंस में पूछा गया है, और एसएससी जीडी में पूछा गया। ये कोपन्स क्लासिफिकेशन के में एक के बारे में एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। इससे आप आराम से कॉपन क्लासिफिकेशन को देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये बोल रहा है कि विच लेटर रिप्रेजेंट अ कोल्ड क्लाइमेट। ओके, एक्चुअली में ये क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गया है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या था आपको, क्वेश्चन था कि वार्म आपका किया था, वार्म टेम्परेट आपको इसका ऑप्शन था। ठीक है, वार्म टेम्परेट किस में होता है। ठीक है, तो वार्म टेम्परेट किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सी जो है उसे हम लोग बोलते हैं वार्म टेम्परेट एरिया। डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट अगर है तो वो डब्ल्यू डिनोट होता है। जो हमारा एच है, एच डिनोट करता है हाईलैंड्स को। ओके, और डी,
डी डिनोट्स करता है आपको कोल्ड एयर, कोल्ड फॉरेस्ट को, ओके, कोल्ड फॉरेस्ट को आपको डिनोट करता है डी। इस पे एक डिटेल वीडियो आपको है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, अगर इसमें कोल्ड क्लाइमेट ही दिया हुआ है तो कोल्ड क्लाइमेट में क्या आता है, तो ऑप्शन नंबर डी, आप सी मार सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्वेश्चन शायद वार्म टेम्परेट का क्वेश्चन में, लेकिन अगर कोल्ड क्लाइमेट है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अगर होगा ऐसा तो। लेकिन क्वेश्चन में था आपको वार्म टेम्परेट, हो सकता है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूडा। टूडा इज सिचुएटेड इन विच हिल। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन भी आपको काफी हार्ड है। अगर आप टूडा के बारे में जानते हो, या टूडा एक जगह है जहां पे आपको मिड एक्सट्रीमली ह्यूमिड एग्रोक्लाइमेटिक जोन बनता है, तो ये एक वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन में से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। तो ये किस हिल्स में पाया जाता है, तो अब जैसे गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स जो है आपको, ये कहां के हैं, तो ये आपको तीनों हिल्स मेघालय के हैं, ओके। और इसी में से अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको है, ये हिल आपको जैंतिया की पहाड़ पे है, ठीक है, ये आपको जैंतिया माउंटेन्स में है। अब मैं बात करूं गारो, खासी और जैंतिया की, तो मेघालय में एक आपको प्लेटू मिलता है जिसका नाम है कार्बी एंगलोंग, ओके। क्या प्लेटू है, कार्बी एंगलोंग प्लेटू। और तीनों जो है गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों आपको मेघालय में है। और मेघालय में अलग अलग जो है आपको फेस्टिवल में ये बनाता है। जैसे गारो मनाता है वांगला, वांगला फेस्टिवल वहां का है। फिर आपको नोंगक्रेम, नोंगक्रेम ये फेस्टिवल है। और बेहदिन कलम, ओके, बेहदिन कलम, ये तीन फेस्टिवल आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों, जैसे कि गारो करता है आपको, मैं लिखता हूं, गारो करता है आपको वांगला, नोंगडेंग जो होता है वो खासी करता है, और बेहदिन कलम जो है वो आपको करता है आपका जैंतिया, ओके। और खासी हिल्स में ही आपको ध्यान रखना है कि खासी हिल्स में ही वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस जो कि है मॉनसिनरम, ओके, मॉनसिनरम जो है वो आपको खासी हिल्स में ही पाया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर, व्हाट इज द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द रिवर्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में हिमालय से आपको जो निकलने वाला है रिवर्स, उसका क्या ड्रेनेज पैटर्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज पैटर्न के बारे में कुछ जानते हैं। अब तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है आपको रेडियल। अब रेडियल में क्या होता है, रेडियल में एक सेंट्रल पीक होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है। रेडियल में क्या होता है, एक सेंट्रल पीक होता है या सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां से आपको सभी डायरेक्शन में आपको रिवर्स फ्लो करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री, रेडियल आपको ड्रेनेज पैटर्न। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक होता है आपको इस तरह से, अगर एक रिवर जा रहा है तो उसके ब्रांचेस, ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डेंड्रेटिक। अब सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक गोल होता है जहां पे चारों तरफ से रिवर्स उसके तरफ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और ट्रेलिस, ट्रेलिस क्या होता है, मींस अगर आपको जो आपके ट्रिब्यूटरीज हैं वो अगर 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेलिस। दैट इज मींस अगर ऐसे है रिवर तो आपको 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रहा है, या ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रहा है, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर रहा है 90 डिग्री पे, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेलिस। अब नॉर्दर्न प्लेन्स इतने बड़े बड़े रिवर्स हैं तो उसमें किस तरह का पैटर्न होता है, तो ऑप्शन बी दैट इज डेंड्रिटिक। वो आपको ब्रांच टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा आपको डेंड्रेटिक, ओके। अब ट्रेलिस में एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ट्रेलिस का एग्जांपल होता है आपको इंडस, इंडस हो गया या फिर ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये दोनों जो है आपको एग्जांपल किसके हैं, ट्रेलिस के हैं। बाकी आपको गंगा, गंगा यमुना ये सब क्या है, आपको डेंड्रेटिक पैटर्न को शो करता है, ओके। और रेडियल जो सेंट्रल पॉइंट्स निकलता है उसमें आपको सबसे अच्छा एग्जांपल है अमरकंटक माउंटेन। अमरकंटक माउंटेन से आपको सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है, जो कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a very heavy concentration of Malwa settlements of the Chalcolithic period was found in। अब Chalcolithic period क्या होता है, आपको जिस समय आपको कॉपर की खोज हुई थी, ओके, वो पीरियड कॉपर का पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। अब मलवा सेटलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मालवा सेटलमेंट्स कहां होगा, तो ऑप्शन से ये काफी इजी हो जाता है आपको, ओके। तो ये होगा आपको ऑप्शन सीधे आपको दिखाई दे रहा है कि ये सेंट्रल नर्मदा बेसिन होगा, क्योंकि मलवा का जो रीजन है वो कहां है, वो आपको वहां से आपको नर्मदा रिवर बहती है। नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट अब जस्ट मैंने आपको बताया क्या है, आपको अमरकंटक, अमरकंटक जो है वो नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट है। उसके अलावा आपको सोन और ताप्ती भी आपको
अमरकंटक से ही निकलती है। ओके, अब इंडस, इंडस तो आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए निकलती है, पाकिस्तान जाती है, तो ये तो आपको ऑप्शन नहीं ही होगा। ओके, महानदी आपको नीचे बहती है, ये भी आपको एक्चुअली में ये जो आपका महानदी है ये आपको सिन्हावा से निकलती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। गंगा बेसिन तो आपको अलग ही जगह से आती है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन से तो आप एलिमिनेशन तो आराम से कर सकते होते हैं नर्मदा बेसिन, लेकिन अगर मलबा सेटलमेंट के बारे में बात किया जाए तो ये मेनली आपको डिनोट करता है नर्मदा को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट किससे बना हुआ है और उसका एवरेज थिकनेस क्या है? एक्चुअली में इसका एवरेज थिकनेस जो है ओशियनिक क्रस्ट का वो क्या होगा? तो ओशियनिक क्रस्ट जो है काफी थिन होता है, ओके, एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, दैट्स 5 to 10। अगर मैं बात करूं, दो तरह के आपको क्रस्ट होते हैं, एक होता है आपको सीसी, एक होता है आपको ओसी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपको सियाल से बनता है, दैट इज सिलिकॉन एंड अल्युमिनियम, और ओशियनिक क्रस्ट आपको बनता है सीमा से, दैट इज सियाल एंड मैग्नीशियम। ओके, ये आपको थिक होता है जिसका थिकनेस ऑलमोस्ट 25 to 70 किलोमीटर का होता है, और ये आपको थिन होता है, लेकिन ये थिन होने के साथ साथ लेकिन ये डेंस होता है, ये डेंसर होता है, और ये लाइटर होता है। सीसी क्या होता है आपको? लाइटर होता है। ओके, अब अगर मैं आपको बात करूं, जब हम लोग बात कर रहे हैं क्रस्ट के बारे में, तो भाई क्रस्ट सबसे पहले क्या होगा? आपको क्रस्ट होगा, उसके नीचे आपको मेंटल होता है, और उस सबसे नीचे क्या होता है आपको? कोर, जो अर्थ के बीच में होता है, कोर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कोर बोलते हैं। तो अगर एवरेज डेप्थ की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 34 किलोमीटर तक आपका क्या होगा? क्रस्ट होगा। मेंटल आपको ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर तक आपको मिलेगा, और कोर का अगर एग्जैक्ट बात किया जाए 6371 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर भी इसे नोट करते हैं। तो ये कोर का आपको बॉटम पॉइंट जहां कोड है। और अगर मैं बात करूं कुछ फैक्ट की, तो अगर हर 32 मीटर पे आप जा रहे हो तो हर 32 मीटर पे आपका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने वाला है। ओके, हर 32 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर द नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेन फेड एरियाज NWDPRA लॉन्च इंडिया? तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। 1990 to 1991 में ये आपको प्रोजेक्ट लाया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेटू? अब पेनिनसुलर प्लेटू से कौन सा रिवर ओरिजिनेट नहीं करता है? तो अगर मैं बात करूं आपको सोन की, तो सोन कहां से निकलता है? मैंने आपको बताया अमरकंटक, जस्ट बताया आपको कि सोन, नर्मदा वो सब अमरकंटक से होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। चंबल, चंबल भी कहां से निकलता है? आपको पेनिनसुलर प्लेटू में एक प्लेटू है मौ प्लेटू, यहां से आपको क्या निकलता है? आपको चंबल निकलता है। और महानदी, मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया था आपको कि सिन्हावा माउंटेन्स या सिन्हावा हिल्स से आपको निकलता है महानदी। ओके, तो ये तीनों जो है ये पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज गंडक। गंडक जो है वो पेनिनसुलर रिवर नहीं है। गंडक आपको गंगा से मिलती है और वो आपको हिमालयन रिवर्स होती है। तो रिवर्स एक्चुअली में दो तरह की होती है, एक होती है आपको हिमालयन रिवर्स, और एक होता है आपको, जिसको हिमालयन क्या बोलते हैं हम लोग? पेरेनियल, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आपको ग्लेशियर से पिघलने से आपको वाटर आता है। और दूसरा होता है आपको पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गल्फ स्ट्रीम इज अ फास्ट वार्म करंट इन विच ओशन? ओके, गल्फ स्ट्रीम जो है वो किस ओशन में आपको मिलता है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में आपको गल्फ स्ट्रीम मिलता है। गल्फ स्ट्रीम आपको अटलांटिक, जैसे अगर बात करूं, अटलांटिक से ऊपर की तरफ आपको गल्फ स्ट्रीम जाता है, और ऊपर से नीचे आर्टिक की तरफ से आपको एक करंट आता है जिसका नाम है, जो कि कोल्ड करंट है। ओके, कोल्ड करंट है, जिसका नाम है आपको लैब्राडोर। ओके, लैब्राडोर उसका नाम है, और गल्फ नीचे से आता है। और जहां पे आपको कोल्ड और वार्म करंट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग फिशिंग जोन बोलेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग जोन जो है वो कनाडा के पास है, इसके आसपास। मींस गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जहां पे मिलता है, हॉट करंट और कोल्ड करंट जहां मिलता है,
उससे बनता है आपको, वहां पे आपको फिशिंग जोन बनता है, काफी बड़ा फिशिंग जोन होता है। तो ये इसका आंसर क्या है, ये कि और बात करूं, गल्फ स्ट्रीम जो एक वार्म करंट है, वार्म करंट है, और लेब्राडोर जो है वो एक कोल्ड करंट है। करंट्स के बारे में हम लोग एक वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे जिसमें आपको डिस्कस करेंगे जो भी कोल्ड करंट्स है और जो भी हॉट करंट्स है इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलियन सिटीज। अब सबसे पहले मिलियन सिटीज होता क्या है, अब जिसका पॉपुलेशन, मिलियन सिटीज उसे कहते हैं जिसका पॉपुलेशन आपको मोर देन 1 मिलियन हो। ओके, अगर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे मिलियन सिटीज। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶, दैट इज 10 lakhs। ओके, 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है तो उसे हम लोग मिलियन सिटीज कहेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 8 इज बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है हमारा नेबरिंग कंट्री, जहां का पॉपुलेशन जो है आपको हाईएस्ट है, मिलियन सिटीज वहां हाईएस्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में बात किया जाए तो बांग्लादेश का करेंसी आपको क्या है, आपको पता है टाका, और वहां का आपको कैपिटल क्या है, तो ढाका। श्रीलंका की बात किया जाए तो श्रीलंका का कैपिटल चेंज हुआ था, आपको पता होना चाहिए, श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने पूरेकोट्टे। ओके, ये आपको है श्रीलंका का कैपिटल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर एक्चुअली में एक मैकेनिकल वीक लेयर है जो कि अर्थ के किस पार्ट में मिलता है, और इससे आपको ये कैरेक्टराइज होता है आपको लो सिस्मिक वेव वेलोसिटीज एंड हाई एटेन्यूएशन से। अब सिंपल अगर एस्थेनोस्फेयर के बारे में बात किया जाए तो क्रस्ट के नीचे एक सेमी सॉलिड आपको लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। ओके, अब ये कहां होगा, अब एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर ये तो कभी होने से रहा, ये सब तो आपको स्पेस की बात हो रही है। तो एस्थेनोस्फेयर कहां होगा, आपको लिथोस्फेयर, क्रस्ट के जस्ट नीचे आपको लिथोस्फेयर में क्या पाया जाता है, आपको एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, from which region is the westerly jet stream responsible for bringing western disturbances to the northern Indian subcontinent। भैया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से आता है, तो भाई ये आता है आपको मेडिटेरेनियन सी से। ओके, कहां से आता है, आपको मेडिटेरेनियन सी से आपको आता है, यहीं से आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है। ओके, ये आता है और ये रिस्पॉन्सिबल है आपको विंटर रेनफॉल्स के लिए, विंटर रेनफॉल के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल है। और इसी पॉइंट को, अगर विंटर रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिट्रीटिंग मॉनसून ही बोलते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। मेनली ये आपको तमिलनाडु के कोस्ट पे, तमिलनाडु के कोस्ट पे आपको आता है रिट्रीटिंग मॉनसून, और इसको हम लोग अगर अपने लैंग्वेज में महावत भी कहते हैं, महावत। ओके, महावत इंडियन में ना। अब मेडिटेरेनियन के बारे में बात किया जाए तो मेडिटेरेनियन जो रीजन है वो आपको फेमस है सिट्रस फ्रूट के लिए, सिट्रस फ्रूट के लिए आपको फेमस है, और वाइन प्रोडक्शन जो है इस एरिया में काफी होता है, वाइन प्रोडक्शन के लिए आपको फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम विच रीजन ऑफ द हिमालयस डज द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट। तो ब्रह्मपुत्र कहां से आपको ओरिजिनेट होता है तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट होता है आपको चेमयांगडुंग ग्लेशियर से, चेमायांगडुंग। ओके, चेमायांगडुंग ग्लेशियर से आपको निकलता है ब्रह्मपुत्र, जो कि तिब्बत में आपको है, और वहां पे उसका नाम क्या है, उसका नाम, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है यार्लुंग शेंगपो। ओके, यार्लुंग शेंगपो आपको ब्रह्मपुत्र का नाम है, कहां पे, तिब्बत पे। अब ब्रह्मपुत्र तो एक्चुअली में क्या होगा, ये नॉर्दर्न ही होगा, आपको पार्ट क्या है, नॉर्दर्न आपको हिमालय से आपको निकलता है क्या, आपका ब्रह्मपुत्र। अब ये जो है एक यू टर्न लेता है, कहां से, तो यू टर्न लेता है आपको नामचा बरवा से। ओके, नामचा बरवा एक पहाड़ है, वहां से आपको यू टर्न लेता है कौन, ब्रह्मपुत्र, और वो घुसता है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल जो प्रदेश है वहां पे उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सियांग, सियांग या फिर दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है। और उसके बाद ये घुसता है असम में, जहां पे इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और जब ये बांग्लादेश जाता है तो बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। ओके, नॉट यमुना, इट इज जमुना। और जमुना और उधर से आती है आपको गंगा, और गंगा का नाम जो आपको होता है वो होता है आपको पद्मा। क्या होता है आपको, उसका नाम होता है पद्मा, और दोनों जो मिल जाता है तो क्या बनता है आपको, मेघना। दोनों के मिलन से क्या बनता है, मेघना। तो उसके बाद जो रिवर जो आपको बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो उसे हम लोग कहते हैं मेघना। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
विच टू वाटर स्ट्रीम्स मीट एट अ टंडी नियर किंगलोंग इन हिमाचल प्रदेश। अब ये कौन सा है, तो इसका आंसर है चंद्रा और भागा। ओके, चंद्रा और भागा। ये चंद्रा और भागा जो है वो किससे क्या है, तो ये जो है आपको चेनाब नदी, चेनाब नदी जो है चंद्रा और भागा से मिल के बनती है, और ये हिमाचल प्रदेश से जो आती है, दोनों रिवर चंद्रा और भागा और चेनाब बनाती है। और ये इंडिया में किस कौन से पास से निकलती है, तो ये आपको आता है बड़ा लाचला पास, याद रखिएगा, बड़ा लाचला पास से आपको चेनाब निकलती है। अब इसी के साथ साथ एक और रिवर है जिसका नाम है सतलज, तो इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सतलज कहां से निकलता है, तो भाई शिपकिला दर्रा से, शिपकिला पास से। और ये इसका ओरिजिन कहां पे है, तो इसका ओरिजिन है आपको राकसताल। ओके, राकसताल आपको है तिब्बत में, वहां से इसका ओरिजिन है। चेनाब पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कि आपको बगलिहार बगलिहार डैम हो गया, दुलहस्ती हो गया, ये सब डैम जो है आपको है वो किस पे है, चेनाब पे। और सतलज पे एक डैम है जिसका नाम है, सॉरी सतलज पे नहीं है, झेलम पे है आपको उड़ी डैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज आर देयर। तो कितने तरह के प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज 3, तीन तरह के आपको प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री होते हैं। ओके, नंबर 1, पहला अगर बात किया जाए तो डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होता है। नंबर 2 कन्वर्जेंट होता है, और नंबर 3 ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होता है। ओके, तीन तरह का। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब अलग होता है। कन्वर्जेंट जो आपस में मिलता है, और ट्रांसफॉर्म जब आपस में स्लाइड कर जाता है। अगर स्लाइड हो गया तो समझो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज बोलते हैं। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे, सबसे सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी जो जॉर्डन को बॉर्डर करता है और ईस्ट में, और इजराइल को वेस्ट में, तो ये कौन सा है, ये एक सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है। तो ये है आपको ऑप्शन नंबर बी, डेड सी। डेड सी जो है वो वन ऑफ द सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडीज बोला जाता है इसको। और इसमें अगर आप चले भी जाओगे तो आप कभी डूबोगे नहीं, क्योंकि इतना उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा सॉल्टिएस्ट के बारे में बात किया जाए तो वो डेड सी नहीं है, वो है आपको वॉनगोलू। वॉनगोलू लेक जो है आपको, ये है आपको सबसे सॉल्टिएस्ट लेक। आपको बताना है कि वॉनगोलू लेक जो है वो किस कंट्री में है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द रिवर इंडस एंटर इंडिया। इंडस कहां से एंटर होता है इंडिया, कश्मीर, डजेंट, गिलगिट या लद्दाख। तो भाई ये होता है, एंटर होता है लद्दाख से। इंडस एंटर होता है लद्दाख से। आपको पता है कहां से निकलता है इंडस, मैंने आपको जस्ट इससे पहले बताया, ये निकलता है बोकार्शू ग्लेशियर से। ओके, और 1960 में इंडस में एक वाटर ट्रीटी हुआ था। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी से बोलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था। और इसमें आपको पता है कि इंडस के कुछ 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इंडस, खुद, झेलम और चेनाब, ये जो ऊपर के 3 रिवर्स हैं, इसमें 80% जो हिस्सा है, 80% जो है वो पाकिस्तान का है, और बचा हुआ 20% इंडिया यूज करता है। उसके अलावा 3 और इसके ट्रिब्यूटरीज जो कि है रावी, ब्यास और सतलज, इसमें जस्ट अपोजिट है, 80% इंडिया का और 20% पाकिस्तान का। तो ये ट्रीटी 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम। जियोलॉजिकल टाइम का क्या मतलब है। अब ये ऑप्शन देखो, टाइम के बारे में बात कर रहा है आपको, तो इसका पहला ऑप्शन जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, भाई वही चीज होगा ना कि लाखों वर्ष तक जो भूवैज्ञानिक घटनाएं हुई हैं आपको, उसी को कहते हैं हम लोग जियोलॉजिकल टाइम। अब अगला ऑप्शन देखो, शॉर्ट टर्म चेंजेस इन जियोलॉजिकल फीचर्स, तो बिल्कुल नहीं है। रैपिड चेंज इन क्लाइमेट, तो ऐसा हो ही सकता है। लॉन्ग टर्म चेंज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो भी चीज हो रहा है, जियोलॉजिकल इवेंट्स जो हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जुलाई 1969 किसके साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि पहला आदमी जो
मून पे लैंड किया था उसे उनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कब किए थे उन्होंने? 20 जुलाई 1969 को। तो इसके उनके साथ और कौन था? इसका मतलब सेकंड कौन थे जिन्होंने मून पे लैंडिंग की थी? तो इसका आंसर है एडविन एल्ड्रिन, ऑप्शन नंबर सी, एडविन एल्ड्रिन। ये क्या हो गया? ये आपको सेकंड मैन हो गए टू लैंड ऑन मून। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस, स्पेस जाने के लिए पहले आदमी कौन थे? तो उनका नाम था यूरी गैगरिन। कौन थे? यूरी गैगरिन, ओके, रशिया के। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये यूएसए के हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक, इट्स मेनली कंपोज ऑफ मिनरल्स कैल्साइट एंड एर्गोनाइट। तो ये कौन सा है? देखो, कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि कैल्साइट और एर्गोनाइट्स का बना हुआ होता है। अब लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CaCO3। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा आपको? कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन जियोलॉजिकल सीमा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में, सिलिकॉन और मैग्नीशियम इज मेड अप ऑफ द असेंबलेज ऑफ रॉक रिच इन डैश एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर ही हो गया आपको क्या होगा? सिलिकॉन एंड, तो क्या होगा यहाँ पे? सिलिकेट, ठीक है। सिलिकेट और मैग्नीशियम बनता है। ये आपको अबेंडेंट मिनरल है कहां पे? ओशियनिक क्रस्ट में। ओशियनिक मीन्स आपको मैंने इससे पहले जब क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको दो क्रस्ट क्या बताया था, एक बताया था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक बताया था आपको ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या है आपको? तो वो है सियाल, ओके, दैट इज सिलिकॉन और अल्युमिनियम। और ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है आपको? दैट इज सीमा। इसके अलावा आपको मेंटल, मेंटल में भी आपको क्या होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। और कोड में क्या होता है? कोड में, तो कोड में होता है नीफे, ओके, दैट इज आयरन एंड निकल। निकल और आयरन होता है आपको कोड में, ओके। और रॉक्स जो है, रॉक्स तीन तरह के होते हैं, आपको पता होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन? ओशन एसिडिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? तो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन से देखो, पहला, दूसरा ऑप्शन देखो, राइज इन सी लेवल्स, कभी भी ऐसा हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ओशन एसिडिटी, ओशन एसिडिटी को कम करना या न्यूट्रलाइज करना, जीरो पे लाना, भाई ये भी कैसे हो सकता है। उसके अलावा डिक्रीज इन पीएच ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। अब देखो, पीएच का डिक्रीज होना, आपको पता है पीएच स्केल जो होता है वो कहां से कहां तक होता है? वो आपको 0 से 14 तक होता है। 7 जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल। 7 से अगर नीचे जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका एसिड, ठीक है, लेस देन 7। और अगर बेस की बात किया जाए तो वो क्या होगा आपको? मोर देन 7, है कि नहीं? तो ये आपका है, तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन पीएच ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और पीएच डिक्रीज होता है उसका, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं आपको? ओशन एसिडिफिकेशन, ओके। नाउ 28 नंबर, द नाइल रिवर। एक ये तो स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि नाइल रिवर कहां से आपको ओरिजिनेट होता है। अब सिंपल है कि नाइल रिवर जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है आपको? नाइल। और अगर बात किया जाए लार्जेस्ट रिवर के बारे में, और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है? तो वो है अमेजॉन। अमेजॉन कहां पे है? तो ब्राजील। ये ब्राजील में आपको पाया जाता है, दैट मीन साउथ अमेरिका, ओके। साउथ अमेरिका कुछ कंट्रीज में आपको अमेजॉन पाया जाता है, ओके। अब नाइल जो है वो कहां पे है? नाइल आपको अफ्रीका में है, ओके। तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह अफ्रीका लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। तो नाइल रिवर जो है आपको अफ्रीका में है, ओके। अब नाइल जो है, नाइल एक्चुअली में लेक विक्टोरिया, आपको पता होगा लेक विक्टोरिया जो है वो आपको अफ्रीका में है। वहां से निकलती है क्या? वहां से निकलती है व्हाइट नाइल, ठीक है। पहले व्हाइट नाइल निकलती है, और एक जगह है आपको खार्तूम। खार्तूम आपको सूडान में है, सूडान की कैपिटल है। वहां से आपको निकलती है ब्लू नाइल, ठीक है। अब दोनों जब मिलता है तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइल बोलते हैं, ओके। और नाइल गिरती कहां पे है? तो ये गिरती है आपको मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी में इसका माउथ है,
ओके। और अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? हाईएस्ट पीक के बारे में बात करें तो माउंट किलीमंजारो। माउंट किलीमंजारो आप क्या है? अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ब्रह्मपुत्र रिवर डज नॉट फ्लो? मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर कहां फ्लो नहीं करता है? तो आपको मैंने कुछ समय पहले ही बताया कि चाइना में क्या बोलते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र को? शैंगपो। इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया में अगर आसाम में आता है तो उसको हम लोग सियांग भी बोलते हैं, दियांग भी बोलते हैं। उसके अलावा जब आसाम में घुसता है तो उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। और जब आपको बांग्लादेश में घुसता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो जमुना बोलते हैं। तो ये तीनों जगह ये जाता है, लेकिन नेपाल में ये नेपाल से फ्लो नहीं करता है आपको ब्रह्मपुत्रा। तो इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर ही चुका है। तो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच क्लाइमेटिक जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर जो है हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस जो है वो कहां रहेगा आपको? ट्रॉपिकल, डेजर्ट, टेम्परेट या पोलर? तो पोलर तो आपको हो गया जहां पे सालों भर आपको फ्रिजिड जोन रहेगा, बर्फीला रहेगा। टेम्परेट में भी क्या होता है, ऐसे हम लोग इसमें टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। डेजर्ट में टेम्परेचर हाई होता है लेकिन ह्यूमिड कंडीशंस नहीं होते हैं डेजर्ट में। और डेजर्ट्स में आपको सुबह में हॉट रहेगा और रात में आपको काफी ठंडा हो जाएगा। लेकिन थ्रू आउट द ईयर कहां पे हॉट और ह्यूमिड कंडीशन रहता है? तो वो आपको रहता है ट्रॉपिकल जोन्स में। आपको पता है कि ट्रॉपिकल जोन्स कहां से कहां तक होते हैं? तो 0 डिग्री से लेके 22.5 डिग्री तक आपको 22.5 डिग्री नॉर्थ से और साउथ में आपको क्या होता है? ट्रॉपिक्स लाई करते हैं। ट्रॉपिक का आंसर 22.5 डिग्री नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22.5 डिग्री साउथ में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश? अब इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब क्वेश्चन ऑप्शन से देख सकते हो। इकोलॉजिकल नीश रिफर्स टू द स्पीसीज स्पेसिफिक रोल इन द इकोसिस्टम। भाई पहला ही ऑप्शन आपका सही है। इकोलॉजिकल मींस नीश का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडीशंस जहां पे ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सके और अपना रोल प्ले कर सके इकोसिस्टम में। उनका क्या स्पेसिफिक रोल है वो प्ले कर सके, उसे हम लोग कहते हैं नीश बोलते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है इकोलॉजिकल नीश इज सोली डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट। नहीं, बिल्कुल नहीं। और नीश जो है वो रिफर करता है जेनेटिक डाइवर्सिटीज विद इन स्पीसीज, तो नहीं होता है ऐसा। नीश जो होता है वो फिजिकल स्पेस रिफर करता है जो कि स्पेसीज ऑक्यूपाई करता है, ये भी नहीं होता। नीश का मतलब ही होता है आपको, इकोलॉजिकल नीश का मतलब होता है कि स्पेसिफिक रोल क्या आपको इकोसिस्टम में दिया गया है, किस कंडीशंस में वो सरवाइव कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of water body is formed when a water splits into several small channels as a producer sea? मैंने आपको बताया था कि जब सी के पास पहुंचता है तो क्या बनता है आपको? ओके। आपको पता है एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? जब वो सी के पास पहुंचता है और मिलता है सी से, ठीक है। और माउथ ऑफ रिवर, रिवर में जब होता है और वो स्प्लिट करता है अलग अलग चैनल्स में और ट्रायंगुलर शेप लेता है, ट्रायंगुलर शेप लेता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैंने आपको पहले डिस्कस किया, उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा बोलते हैं। ओके। ऑक्सबो लेक के बारे में मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया, एस्चुरी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब लगून्स के बारे में बात किया जाए तो लगून्स क्या होता है? समुद्र किनारे जो भी एरिया होता है, अगर वो हल्का समुद्र का कुछ एरिया कट जाए और एक लेक बन जाए तो उसे हम लोग कहते हैं लगून्स। ये ब्रैकिश वाटर होता है। क्या होता है? ये ब्रैकिश वाटर होता है, आपको खारा पानी होता है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर होता है आपको, ओके। खारा पानी होता है। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि केरला में आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है, सस्टम कोटा, अष्टमुडी, अष्टमुडी हो गया, अष्टमुडी हो गया, सस्टम कोट्टा हो गया, ये सब अब केरला में है। अब लगून लेक्स में आपको एग्जांपल आपका सांबर लेक भी लगून लेक है जो कि सॉल्टिएस्ट लेक है आपका। ये सब आपका किसका एग्जांपल है? ये सब एग्जांपल है लगून लेक्स का। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर डिसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड्स फाउंड? कहां आपको मिलता है ये चीज? तो आपको पता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट ज्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट कहां मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल एरियाज में मिलेगा। ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट, ओके। जहां पे आपको समर वेट है और विंटर ड्राई है, उस तरह का आपको जहां पे मौसम होगा वहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट होगा और ट्री सेट करेगा और ग्रासलैंड भी वहां मिलेगा। तो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में आपको इस तरह की
चीजें देखने को मिलती है। नाउ 34, which layer of the earth's atmosphere is responsible for protecting life on earth by blocking harmful terrestrial solar radiation? सोलर रेडिएशन को रोकने में कौन सा लेयर मदद करता है अर्थ के एटमॉस्फेयर का? ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। मैं नीचे स्टार्ट करता हूं। सबसे नीचे होता है आपका ट्रोपोस्फेयर। ओके पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे नीचे होता है आपको ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर होता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इस तरह से आपको ऊपर से नीचे चलता है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करें तो इक्वेटर में इसका वेट ज्यादा होता है, इक्वेटर में, जो कि ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स होता है, और पोल्स पे ये छोटा होता है जो कि ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स होता है। ओके अब जो आपको रेज है वो ब्लॉक कहां पे होता है? वो ब्लॉक होता है आपको ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर में आपको एक लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन लेयर जो है आपको ये प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। और ओजोन का डिप्लीशन का कारण क्या है आपको? तो उसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन से आपको O3 लेयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर उसमें जो छेद हुआ था वो भी क्यों हुआ था? O3 के कारण, ये CFC के कारण O3 लेयर में। और O3 हमारा मीन्स ओजोन लेयर जो है वो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, क्या रोकने के लिए? तो हार्मफुल रेडिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं यूवी रेज। ओके यूवी रेज, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी व्हाट इज सिम्बायोसिस? अब सिम्बायोसिस क्या है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? जब दो एक तरह के ऑर्गेनिज्म्स, मतलब अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है, उसमें एक दूसरे को प्रॉफिट दे रहा है और दूसरा उस दूसरे को अलग तरह से प्रॉफिट दे रहा है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपको लाइकेंस। लाइकेंस जो है उसमें क्या होता है? वो आपको एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें आपको एल्गी क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है, और फंगी क्या करता है? आपको वाटर और शेल्टर, वाटर और आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है फंगी। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर क्या होगा? अ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि लंबे समय तक चले और क्लोज रिलेशनशिप हो, उसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है ये। Which mountain range is triangular in shape with the apex at Ratnapuri, the other two sides parallel to Tapti and Holy Narmada? ओके ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलता है, मैंने आपको बताया ही था इसके बारे में, ठीक है। और अमरकंटक जो है वो किस हिल्स का पार्ट है? तो वो आपको हिल्स है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज में आपको अमरकंटक पहाड़ मिलती है, जहां से आपको नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी भी आपको बहती है। ओके अगर मैं आपको सतपुरा रेंज के बारे में, तो सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक, ओके इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो इसका हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। ओके हाईएस्ट पीक क्या है इसका? धूपगढ़। अरावली, अरावली के बारे में बात करें तो अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो अरावली का हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली का हाईएस्ट पीक है। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ विच स्टेट आर अमंग द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन इंडिया? कहां होता है आपको? तो ये ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो इसका आंसर क्या होगा? गंगा कोस्टल डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ विच स्टेट आर मोस्ट फर्टाइल रीजन? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। गुजरात वेस्टर्न कोस्ट पे गंगा डेल्टा से कोई रिलेशन नहीं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कोई रिलेशन नहीं है गंगा से, इसलिए इसका दैट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शनल एलिमिनेशन से? ओडिशा। ओके और ओडिशा में आपको क्या मिलता है? चिलिका लेक। चिलिका लेक जो है आपको ओडिशा में है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपको नेशनल पार्क के बारे में या वाइल्ड के बारे में, तो भीतरकनिका, भीतरकनिका जो है आपको वो भी कहां पे है? आपको ओडिशा में है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजियोग्राफिक जोन ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नोन एज हिमाद्री? और ये जोन जो है कंप्राइजेस द जास्का एंड सेक्शन ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो अगर मैं बात करूं, तीन तरह के हिमालयन रेंजेस में आते हैं, एक होता है ग्रेट हिमालयास,
एक होता है लेसर हिमालयाज, एक होता है शिवालिक। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, तब हिमाचल बोलते हैं, और थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं शिवालिक। ओके, तो हिमाद्री होता है नॉर्थ जोन में आपको होता है, जांस्कर जो है वो कहाँ एकदम नॉर्थ जोन पे है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉर्दर्न। नॉर्दर्न हिमालयस का पार्ट है आपको हिमाद्री। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास, इम्पाला, हाइना, इफ ऑल हाइनास आर टेकन अवे, व्हाट विल हैपन? अगर कोई भी इकोसिस्टम से सबसे ऊपर का प्रेडेटर को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? जो सेकंड वाला जो आपका है इम्पाला, उसका पॉपुलेशन इतना ग्रो करेगा कि वो मर जाएगा स्टारवेशन से, क्योंकि उतना आपको ग्रास रहेगा नहीं, और इम्पाला जो है उसको ग्रास को खाएगा। और ज्यादातर इम्पाला जो है या ज्यादातर जो भी सेकंड वाले होते हैं वो आपको स्टारवेशन के कारण क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल, पहला ऑप्शन क्या है? ग्रासलैंड विल नॉट बी अफेक्टेड, बिल्कुल नहीं। इम्पाला पर्सन विल रिमेन स्टेबल, बिल्कुल भी नहीं। इम्पाला विल डाई ऑफ स्टारवेशन ड्यू टू हायर पॉपुलेशन, ये उसका आंसर होगा। और इम्पाला विल लिव हैप्पीली, तो बिल्कुल नहीं। आपको जब भी ऐसा, अब देखो होता क्या है कि सबसे नीचे जो होगा वो सपोज ग्रास, पहला जोन, पहला, तो इसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है आपको सेकंड वाले का, और सबसे कम होता है आपको सबसे टॉप वाले का। ये एक पिरामिड बनता है जो कि अपराइट पिरामिड बनता है इस तरह के फूड चेन में। तो अगर ऊपर वाला ही नहीं रहेगा, ऊपर वाला खत्म हो गया, तो नीचे वाला ऑप्शन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा और वो स्टार्वेशन से मर जाएगा। और इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट है जो कि है 10%, 10% कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें क्या होता है कि 10% एनर्जी ही ऊपर वाले को मिलता है, और उसका भी 10% आपको किसका मिलता है? सबसे टॉप वाले को मिलता है, एपेक्स प्रेडेटर को आपको 10% एनर्जी ही मिलता है। ये आपको बात था इकोलॉजी टर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड वाटर बॉडी क्रिएटेड बाय ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ अ रिवर? इनमें से कौन सा आपको क्या है? ह्यूमन मेड है। ऑक्सबो लेक, एस्चुरी, लगून या रिजर्वायर? तो मैंने आपको सारे के बारे में बता दिया है, ऑक्सबो लेक, एस्चुरी या लगून, सब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ऑक्सबो लेक तो खुद बनता है, जब मियांडर अलग हो जाता है तो उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। एस्चुरी जो है ओपनिंग है आपको सी में। लगून जो है, लगून लेक्स होते हैं, ये सब क्या है? नेचुरल है। लेकिन रिजर्वायर, रिजर्वायर क्या है? आपको मैन मेड है। रिजर्वायर जैसे कि डैम्स वगैरह हो गया, जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं या वाटर को स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग रिजर्वायर कहते हैं। तो ये मैन मेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीलगिरी। नीलगिरी इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज लोकेटेड एट ट्राई जंक्शन ऑफ विच 3 स्टेट्स? कहां मिलता है आपको नीलगिरी? तो नीलगिरी आपको 3 स्टेट, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इस 3 स्टेट में आपको नीलगिरी की पहाड़ी मिलती है। अब नीलगिरी के बारे में बात करें तो नीलगिरी जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के पास है, एकदम बीच में है। और अगर मैं बात करूं वेस्टर्न घाट्स की, तो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? तो आपको पता है अनाईमुड़ी। और ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स नहीं, पूरे साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है आपको अनाईमुड़ी। और अब मैं बात करूं ईस्टर्न घाट्स की, तो ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक क्या है? तो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है आपको ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। उसके अलावा आपको नीलगिरी के पास अलग अलग पहाड़ियां मिलती हैं, जैसे कि आपको डोडा बेटा, तमिलनाडु में है डोडा बेटा, ये हो गया। इसके अलावा कार्डमम हिल्स, ये सब आपको कॉमन हिल्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि उस एरिया में आपको पाए जाते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ द सदर्न हाफ ऑफ पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट? अच्छा, पेंजिया के बारे में बात हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब पूरा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, अभी कॉन्टिनेंट हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट कर रहा था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। क्या था वो? पेंजिया। और जो रिवर है या फिर जो समुद्र था, उसे क्या बोलते थे हम लोग? उसे बोलते थे हम लोग पेंथलासा। ओके, पेंथलासा बोलते थे। अब हुआ क्या नेक्स्ट फेजेस में, आपको ईयर में, जो कि लगभग अभी से 300 मिलियन पहले क्या है, हमारा जो अर्थ है उसमें 2 पार्ट में बढ़ गया ये पेंजिया। एक ऊपर का पार्ट हो गया और एक सदर्न पार्ट हो गया। तो अपर वाले पार्ट को हम लोग अंगारा लैंड बोलते हैं, ओके, या लोरेशिया बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं नीचे वाले को? गोंडवाना लैंड। और आपको ये बात जान करके काफी आश्चर्य होगा कि हमारा इंडिया जो अभी नॉर्थ में है, वो एक्चुअली में नॉर्थ में नहीं है वो एक्चुअली में गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन ऊपर ऊपर वो जाते जाते
वो क्या हुआ, अभी जहां जिस पोजीशन पे है अभी वो उस पोजीशन पे नहीं था, वो जाके वहां टकराया है और उस कारण से आपको हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको हम लोग हिमालयन क्यों बोलते हैं हम लोग, इसलिए हिमालयन को हम लोग बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्लेट्स के कन्वर्जेंट कारण आपको हिमालयन माउंटेन्स बना है। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर वेयर वेदर इवेंट्स अकर इज नोन एज। अब वेदर कहां पे आपको, वेदर इवेंट्स कहां पे आपको अकर करता है, तो ये आपको अकर करता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में आपको अकर करता है। ओके, नाउ अच्छा, मैं आपको इस ये बारे में बोलना भूल गया कि अब पेंजिया जैसे कॉन्टिनेंट का दो थ्योरी आपको काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जैसे कि एक है आपको एल्फ्रेड वेगनर, एक आदमी का नाम है एल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने 1912 में एक थ्योरी दिया जो कि इस रिलेटेड है, जो कि क्या है आपको कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। और एक और थ्योरी है जो कि दिया गया है हैरी हेस के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपको सीजीएल में आया हुआ है। हैरी हेस के द्वारा एक थ्योरी दिया हुआ है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ओके, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आपको दिया गया है हैरी हेस के द्वारा। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ ancient ocean that existed approximately 250 to 50 million years before the evolution of Indian Ocean। अब जहां पे इंडियन ओशन है वहां पहले एक सी हुआ करता था, जो कि कौन सा सी है, तो वो है तेथिस सी, जो कि अब खत्म हो चुका है। एक्चुअली में इंडिया जो था वो यहां पे था, और ये आपको यूरेशियन प्लेट है। इंडिया जो है वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते आपको इस प्लेट पे टकराया, जहां पे इस जगह पे आपको, इस जगह पे एक सी था जिसका नाम था तेथिस सी। और जब ये टकराया तो वहां पे आपको यंग फोल्ड माउंटेन्स बन गया, जो कि हिमालयास था, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द वाटर साइकिल इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सर्कुलेटेड इन द इन्वायरमेंट थ्रू। अब वाटर साइकिल में क्या होता है, तो वाटर साइकिल में क्या होगा, कहां वाटर जाएगा, तो भाई ओशंस में जाएगा, एटमॉस्फेयर में और लैंड में, है कि नहीं। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature doesn't fall beyond the freezing point of water in the northern plains of India because। अब टेम्परेचर क्यों नहीं जाता है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स में, इट इज फार अवे फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो भाई इसका कोई रीजन नहीं है। ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, इसका बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर सीजन, तो इससे तो बारिश होती है आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, तो इसका आंसर क्या होगा, द हिमालयास प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन, तो ये है हमारा हिमालयास। और जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स आती है यहां से, उसे प्रोटेक्ट करता है कौन, हमारा हिमालयास। इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में विंटर नहीं जाता है। तो हिमालयास का काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपको हमारे ज्योग्राफी पे। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एट एज फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखो तो 97.2% के आसपास आपको सॉल्टी वाटर है, दैट इज इन ओशंस और सीज 97.2%। लगभग 2.8% इसमें अब क्या है, आपको फ्रेश वाटर है। तो अप्रोक्सीमेटली जो यहां दिया हुआ है 2.5% क्या है, आपको फ्रेश वाटर है इसमें आपके वर्ल्ड में। और उसमें से भी लगभग 1%, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1% या उससे भी कम आपको है क्या, ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि बाकी का जो आपको 2% है वो आपको आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में आपको दबा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which are the two wettest places of in Earth which receive more than 1080 सेंटीमीटर of rainfall। सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चेरापूंजी एंड मोनसिनरम। कहां पे है ये आपको मेघालय में है। और कौन से हिल्स में है मैंने आपको बताया, तो ये आपको है खासी हिल्स में। खासी हिल्स में आपको है चेरापूंजी और मोनसिनरम, दुनिया का सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज टिपिकली हैव द हाईएस्ट सैलिनिटी। कहां पे आपको हाईएस्ट सैलिनिटी मिलती है, तो लेक, पॉन्ड, रिवर। रिवर तो फ्रेश होता है, पॉन्ड छोटा जगह होता है, लेक में भी आपको सैलिनिटी पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पे सारा सारा रिवर्स और सीज जाता है उसे हम लोग कहते हैं ओशन। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पे होगी, तो हमारा ओशंस में होगा।
ना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग कैन यू हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर में कौन सा आपको हेल्प करेगा, तो यहां पे होगा कटिंग एनिमल पॉपुलेशन, तो भाई इससे नहीं होगा। हैविंग सप्लाई ऑफ हाफिंग सप्लाई, आधा करना सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर का, भाई ये कैसे हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये एक मेथड है आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर का। ओके, और 51 नंबर क्वेश्चन, which what is the term that is used to describe the process by which water from the oceans, lakes and rivers is converted into vapor। जब वेपर में बदलता है तो क्या होता है आपको, तो क्या होगा आपको, उसे हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। ओके, नाउ तो ये था आपका ज्योग्राफी का 51 क्वेश्चन जिससे मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल के में हैं, आप वहां से आप वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो।